नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल के तो हो गए हैं, लेकिन दिल्ली में एमसीडी यानी स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। और दिल्ली की राजनीति कभी ठंडी पड़ती नहीं है, हमेशा गमगमाई रहती है। कभी किसी इशू से, कभी किसी इशू से। खासकर जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कोई ना कोई नया मुद्दा आता रहता है। इस समय हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और पिछले दिल्ली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो शख्सियत मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं श्री मनोज तिवारी की। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नरेश जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे टाइम पे आपसे बात हो रही है। जी, तो अच्छा टाइम क्यों कहा, ये जरा बता दें, मैं बाकी बातें बाद में करूंगा फिर। इसलिए कि इंटरव्यू एक बड़ा माध्यम है लोगों तक के अपनी बात पहुंचाने के लिए। जी और इस समय एमसीडी के चुनाव के, जैसे आपने बताया, बिल्कुल बच चुके हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से नवभारत टाइम्स पे पहुंचेगी, तो इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी, अभी अभी आप शायद किसी का नामांकन पत्र शायद दाखिल होना था, आप वहां थे शायद। जी, मैं नामांकन से ही वापस लौट रहा हूँ इस समय। किनका था सर? ये हमारी नवीन शाहदरा, जो हमारे लोकसभा का एक जिला है, जी, उसके सभी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में मैं उपस्थित था। ये तो बड़ा एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई, बड़ी महत्वपूर्ण के 20 लोग हमारे नॉमिनेशन दिए हैं और 20 को हमने खुद खड़ा होकर नॉमिनेट करवाया। देखिए, ये आसान बात नहीं थी 20 लोगों के साथ, और मैं समझता हूँ कि शायद उनका शुभ मुहूर्त हो गया आपके वहां रहने से। तो अक्सर मैं ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, मैं अगर हमने एमसीडी पर शुरुआत की है तो उसी से शुरू कर लेता हूँ। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव अब सिर पे आ गए हैं, तो आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की या दूसरी पार्टियों की भी? जी, भारतीय जनता पार्टी की संभावना ज्यादा अच्छी है कि जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी पुनः। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लगातार विरोध और रोड़े अटकाने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने कम से कम 412 कूड़े के जो ढलाव घर होते हैं समाप्त किया, जैसे लैंडफिल साइट की ऊंचाई को 65 फीट कम किया, जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन कर दिया, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या फिर घरों के नक्शे हो, सब हम लोग ऑनलाइन कर दिए। किसी को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं। आगरे के पानी से झील भी बना दी है, वेलकम में उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने झुग्गी वालों को 3024 लोगों को अपना आलीशान फ्लैट दे दिया। और दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों से जब जवाब पूछिएगा तो वो सिर्फ पिछले 8 साल से खाली गारंटी देंगे, काम कुछ नहीं है। तो आपने कचरे के डलावों की बात कही, तो इस बार आम आदमी पार्टी ने कचरे को ही मुख्य मुद्दा बनाया है, और वो बोलते हैं कि इन्होंने कचरे के पहाड़ लगा दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे? और साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा, क्या आपके नजरिए में इन कचरे के ढलावों पर जो पहाड़ इकट्ठा हो गए, उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन आप खोज पाए हैं? हमने सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है। मैं आपकी जानकारी में लाऊं, आपके थ्रू दिल्ली की जानकारी में रहे कि ये कचरे के पहाड़ हमें विरासत में मिले थे जब 15 साल पहले एमसीडी में बीजेपी आई थी। जी ये कचरे के पहाड़ तो 35-40 साल पुराने हैं भाई साहब जी। लेकिन हम लोगों ने इसकी ऊंचाई को 65 फीट कम कर दिया। एवरेज 65 फीट। चारों ढलावों से? तीन है, वो ढलाव नहीं कहे जाते हैं सर। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। लैंडफिल? वो लैंडफिल साइट है जो हर शहर में होता है, हर देश में होता नहीं, है। चौथा बवाना में भी है ना, जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट पे लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, चौथा कहीं नहीं है। केवल 3 कूड़े के जो लैंडफिल साइट हैं
वो 3 ही हैं और तीनों को हमने किसी को 65 फीट, किसी को 70 फीट, ये सब हमने कम किया है। और अभी हम चूंकि कूड़े से बिजली बनाने लगे हैं नरेश जी, जी सर। इसलिए जो 65 फीट की कमी आई है, नेक्स्ट 2 मोर ईयर्स में हम लोग इस तीनों कूड़े के जो जिसको लैंडफिल साइट को कूड़े का पहाड़ भी लोग कहते हैं, तो उसको हम लोगों ने और 65 फीट की ऊंचाई कम हुई है और बाकी 2 साल में उसको हम जीरो कर देंगे। 3 मतलब एक भिलसवा वाला, एक गाजीपुर वाला और तीसरा ओखला या शायद ओखला वाला जी। तो बवाना में भी तो कोई कह रहे हैं कि एक बना हुआ है लैंडफिल। नहीं 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 नहीं, बवाना पहाड़ नहीं है। बवाना एक छोटी सी जगह है जिसको वो तो हम लोग 6 महीना और लगेगा, वो जीरो हो जाएगा। वहाँ बिजली बन रही है उससे। अच्छा, आप बिजली की बात कर रहे हैं मनोज तिवारी जी, तो मैंने ये सुना है कि जो कूड़े से के ट्रीटमेंट से बिजली बनाई जा रही है वो काफी कॉस्टली पड़ रही है, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है, कहीं जा रही है वो सप्लाई दिल्ली में? नहीं नहीं नहीं, कॉस्टली कुछ नहीं है। जिस तरह से जो सामान्य बिजली जैसे बनती है उससे वो सस्ती ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कूड़े का वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए ये रास्ता तो अच्छा है ना। जी बहुत कम से अच्छा। कम उससे बिजली तो बना रहे हैं। और लेकिन कितनी इसलिए हम कुछ इसका आइडिया है सर आपको? अभी तक कितनी प्रोडक्शन हो रही है बिजली की, कितने मेगावाट या कितने किलोवाट? एग्जैक्टली मैं मेगावाट अभी फोन पे नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको एसएमएस कर दूंगा फोन काटते ही। हाँ जी। जब आपसे बात हो तो आप उसको इंटरव्यू में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बिजली की बात कही कि बिजली बन रही है, कूड़े के पहाड़ हैं, और मुझे ब्रीफ में बता पाएंगे इस बार जो आपने घोषणा पत्र एमसीडी के लिए दिया उसकी क्या खासियत, मुख्य बातें हैं दिल्ली के लोगों के लिए? अभी हमने कोई मैनिफेस्टो भी नहीं घोषित किया है भाई साहब हमने। नरेश जी, हमने सिर्फ एक अपना वचन पत्र दिया है, वो बहनों के लिए के फ्लैट का। हमने दिल्ली के झुग्गी वासियों को 3024 परिवारों को कालका जी में एक बहुत ही स्तरीय सोसाइटी बनाकर दी है। सोसाइटी बनाकर दे दी है। 3024 परिवारों को चाबी भी दे दी है। और ये पूरे वर्ल्ड में एक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हम लोग एमसीडी को उनके आशीर्वाद से चलाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो मेरे नजर में आया, वो अच्छा सुंदर बना हुआ है, सुविधाओं से युक्त है। हमने वचन पत्र दिया है, हम एक फॉर्म भरवा रहे हैं जी, जिसमें हम सभी झुग्गी वासियों को, दिल्ली के सभी लीगल झुग्गी वासियों को, जी लीगल मीन्स की बांग्लादेशी और रोहिंग्या छोड़ के, जी सर, बाकी सभी को हमें उनके घर देने हैं। और आगे झुग्गी न लग पाए इसको भी हमें, इसके लिए हमारी तैयारी है। अच्छा, तो वो जो आपका मैनिफेस्टो है वो कब तक आ जाने की उम्मीद है? वो सर 3-4 दिन में आ जाएगा। हम लोग उसको फाइनल करने में लगे हुए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहूंगा, आप बोले कि उनको फ्लैट्स दिए हैं गरीबों के, झुग्गी झोपड़ी वालों को, और उनका आप ध्यान दे रहे हैं। मैं छोटा सा आपको सुझाव देना चाहूंगा, मानेंगे तो अच्छी बात है कि वैसे तो आयुष्मान स्कीम गरीबों के लिए लागू है पूरे देश में, लेकिन अगर आप दिल्ली के हवाले से देख रहे हैं तो क्यों ना गरीबों की चिकित्सा के ऊपर क्योंकि और थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, कभी वो इमरजेंसी में कुछ होता है या कुछ ऐसा। नरेश जी, हम लोग लगातार 6 सालों से कोशिश कर रहे हैं जी, और हर लेवल पे कोशिश कर ली है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आयुष्मान योजना को यहाँ लागू नहीं कर रही है और हम सब बहुत दुखी हैं। कई बार हम कह चुके हैं कि 5 लाख रुपया एक परिवार को अगर हम दे रहे हैं तो आप इसको दिल्ली के लोगों को इससे वंचित क्यों रख रहे हैं? यानी अभी गरीबों को नहीं मिल रहा ना वो आयुष्मान लाभ दिल्ली में? दिल्ली सरकार उसको लागू नहीं कर रही, अरविंद केजरीवाल जी। जी, हम पूछना तो उनसे चाहेंगे। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अभी उन्होंने जो 10 अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उन्होंने, आपने गारंटी, हाँ गारंटीज दी हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि वो क्या है, क्यों है, कितनी मुफीद है आगे जाकर? सर, इनकी गारंटी बिल्कुल केवल कागजों में होती है, क्योंकि ऐसी गारंटी वो 2015 में भी दे चुके थे। जी, 2015 में उनकी एक गारंटी याद दिलाता हूं कि 5 साल के अंदर हम जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे, इतना साफ पानी कर देंगे। जी, इस बार छठ पर तो बिल्कुल गंदा था। जी, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो स्थिति क्या है। उनकी दूसरी गारंटी थी कि हम 11,000 बसें चलाकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे।
हम्म। आप देख लीजिए, अब 3500 थे 2013 में, अब तो 2800 मात्र बसें हैं और बसों की कंडीशन बहुत खराब है नरेश भाई। हाँ, उसमें बैठते नहीं है। तो इन्होंने कहा था हम पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली कर देंगे, आज दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई। जी। तो इनकी गारंटी, एक भी गारंटी को अगर पूरा कर दिए हो, इन्होंने बिजली कहा था हम फ्री में देंगे, उसको भी अब कह दिया मांगोगे तब देंगे। हाँ, ये समझ नहीं आया, लेकिन दे रहे हैं फ्री पानी बिजली, पर ये नई क्लॉज जोड़ दी कि मांगोगे तब देंगे। इस पर आपका क्या कहना है, जो कह रहे हैं मांगो तो देंगे? देखिए, जब यहाँ कोरोना की एक भयानक कहर जगी थी, जी। तब भी इन्होंने कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करो। तो ये जो मांगेगा कहने का जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, नहीं, ये क्यों कहना पड़ा इनको? ये इनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां मांग सकें। कह देंगे रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन डाउन हो जाएगा इनका नेटवर्क। नहीं, कोरोना के समय इनको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि पहले तो सबके लिए था, अब मांगोगे तो देंगे, ऐसा क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि देखिए, ये लगातार ऐसी सेवा देना किसी भी सरकार के लिए संभव होता नहीं है जी। अब वो सक्षम है नहीं, क्योंकि दिल्ली पर आज लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज है नरेश जी। जी। तो हम कर्ज में अगर चलाते रहेंगे स्टेट को, तो जो आज कोलंबो का जो स्थिति हुआ है, जो पेरू का स्थिति हुआ है, वही स्थिति होती है। कभी भी हम लगातार कर्ज लेकर के बिना प्लान के चलेंगे तो हमको एक बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ता है। कल मुझे एक लड़की से भेंट हुई मुखर्जी नगर में। जी। वो लड़की हमसे कही कि मेरे घर की गली टूटी है, मेरे पिताजी उसमें गिर करके घायल हो गए, 25,000 रुपया मेरा लग गया, और मुझे वो कहते हैं कि तुम्हारी बस में 10 रुपए की टिकट फ्री है। जी। तो हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, वो लड़की ने कहा कि 10 रुपया खर्चा करके हमारी गली टूटी है, तो पिताजी में 25,000 खर्चा हो गया, कौन देगा? ये जो इशू है बड़ा है कि आप 10 रुपया, ठीक है, किसी बहन को आप फ्री कर दे रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी गली क्यों नहीं बन सकती? उसके घर में पानी साफ क्यों नहीं आ सकता नल से? जी। तो ये चीजें तभी होती हैं जब एक बार बार बात चलती है, आप रेवड़ी बांटने लगते हैं। मैं अभी रेवड़ी पर आता हूँ, लेकिन पहले आप एमसीडी को निपटा ले। 2 क्वेश्चन मेरे हैं। आपने कहा कि आपका जो घोषणा पत्र है वो 2-4 दिन में आएगा। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ टिप्स हैं कि आप क्या देंगे दिल्ली वालों को, कि वोट क्यों दे वो आपको इस बार एमसीडी में? कुछ 2-4 चीजें आप ऑफर कर रहे हो? हाँ, देखिए, हमारी 2-3 बातें हैं। एक तो जो हमने जिस लैंडफिल साइट को 65 फीट घटाया है, जी, नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में उस लैंडफिल साइट्स को हम बिल्कुल जीरो कर देंगे। नहीं, ये तो केजरीवाल की पार्टी का जो इशू है उसका जवाब है। आम पब्लिक को आप क्या देंगे एमसीडी के थ्रू? हम आम पब्लिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा कि अब तक जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी होते थे, शिक्षक, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इन सभी लोगों को हर महीना 2 महीना काम करने के बाद सड़कों पे धरने पे बैठना पड़ता था। जी सर। अब हम किसी को ऐसे धरने पे नहीं बैठने देंगे वेतन के लिए, क्योंकि यूनिफिकेशन के बाद अब ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लीजिए। ठीक है, एक ये हो गया। आम गलियों में रहने वाले लोगों को क्या देंगे? आम गलियों में रहने वाले लोगों की जो गलियां टूटी हुई थी, जिस फंड को अरविंद केजरीवाल जी रोक लेते थे, जी, क्योंकि अब वो फंड ही अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से चला गया, वो सीधे एमसीडी को आएगा। जी। तो अब हमारा वित्त को लेकर के झगड़ा नहीं होगा, तो हम गलियों को बना करके, और जो कई गलियों में जल जमाव की, एमसीडी की गलियों में, क्योंकि आपको जानकारी में रहना चाहिए नरेश भाई साहब, जी, कि दिल्ली में जो 60 फीट से कम सड़कें हैं, जी सर, और गलियां हैं, वो तो एमसीडी के पास है। अच्छा। उससे 60 फीट से ज्यादा की जो है वो पीडब्ल्यूडी के पास है, दिल्ली सरकार के पास। यानी चाहे वो मेन रोड है, चाहे वो गलियां हैं, 60 फीट से कम है तो एमसीडी के दायरे में आती है, और उससे ऊपर की पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के पास आती है। दिल्ली सरकार के पास आती है। अच्छा। तो
जो इन गलियों को सड़कों को बनाने का बजट होता था, उसी जी को लेकर के कोर्ट ने भी बहुत फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, जी और वो राजनीतिक भेदभाव में उन्होंने जारी नहीं किया। जी तो अब चूंकि इसीलिए हमको गृह मंत्री जी तक हम लोगों की बात करनी पड़ी और हम लोगों ने तीनों एमसीडी को पुनः एक कर दिया है। जी, ये तो तो बहुत अच्छा। अब उन अगले 2-2.5 साल में ये जो एमसीडी शुरू होगी, ये एक नई एमसीडी होगी नरेश जी। जी सर। इस नई एमसीडी में अब दिल्ली वासी किसी गली को विदिन 2 इयर्स ये नहीं एमसीडी को सुनना पड़ेगा कि हमने इस गली नहीं बनाई। वो गली हम बना करके देंगे, क्योंकि हमारा वित्त का झगड़ा खत्म हो गया है और अब हमारा मेयर भी मुख्यमंत्री से कम नहीं होगा। मनोज तिवारी जी, मैं दो बातें आपके सामने रखता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। एक तो दिल्ली की सड़कों मतलब गलियों में सफाई की व्यवस्था से लोग बड़े त्रस्त हैं, और दूसरा इन दिनों मच्छर वगैरह बहुत पनपे हुए हैं, जिनका कोई उपाय ना होने से फिर बाद में डेंगू चिकनगुनिया पर सरकार खर्च करती है और बदनामी भी मोल लेती है। तो क्यों ना पहले से ही निप इन द बड करके, ऐसा कुछ हो नहीं रहा फॉगिंग या लार्वा स्प्रे वगैरह, वो चीज की कमी बड़ी लग रही है लोगों को, क्योंकि बीमार आदमी को कितनी भी सुविधाएं दे लीजिए उसके लिए बेकार है। हाँ नरेश जी, जो ये डेंगू वगैरह जो मच्छरों का प्रकोप है, ये भी एमसीडी का ही काम है रोकना। जी और आप पिछले 3 साल में देखे होंगे कि हर बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसकी क्रेडिट लेने आ जाते हैं। जी जबकि डेंगू से निश्चित रूप से इस पर एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया, और इसके लिए हमको केंद्र से भी कुछ पैसे लेकर के आने पड़े। जी तो उस पे हमारा बहुत फोकस है, और हमने निश्चित रूप से 3 साल में डेंगू के केसेस से जो नुकसान हो जाता था, जी उसको हमने बहुत मजबूती से कंट्रोल किया है। हाँ, अब मच्छरों को बिल्कुल न होने देना, डेंगू से बिल्कुल दिल्ली को बचाना एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो अब नई एमसीडी में हम लोग इसको करने के लिए सक्षम हो जाए। मेरा ये कहने का मतलब है कि 250 के करीब वार्ड है एमसीडी के, अगर छिड़काव हो और सफाई की व्यवस्था हो तो शायद इससे मुक्ति पाई जा सकती है कुछ हद तक। नहीं, निश्चित रूप से पाई जा सकती है नरेश जी। जी लेकिन इन सारे बजट्स को आपको जान करके दुख होगा कि हम लोग आजकल अभी आपको सड़कों पे खुद से सफाई करने वाली मशीन कभी कभी देखने को मिलती होगी चलती हुई। जी जी तो वो सारे हम लोग केंद्र के पैसे से लाए हैं। जी आज वो उसको एक सेमी क्या उसको बोलते हैं, स्वीपिंग मशीन होती है ऑटोमेटिक, जी जी जिसके कारण आज हम दिल्ली के जो थोड़ी बड़ी सड़कें जहाँ चल सकती हैं मशीन, उसको हम साफ करने में सफल हुए। जी सर। तो ये सारे जो बजट होते थे दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार उसको हमें रिलीज ही नहीं करती थी। तो अब आ जाएंगे आपके पास डायरेक्ट केंद्र से? अब केंद्र से तो आने की आवश्यकता नहीं थी। अब तो जो हमारा जो यूनिफिकेशन हुआ है, जी, तो जो हमारा एमसीडी का हेड है वो डायरेक्ट एमसीडी को आ जाएगा। केंद्र ने वो व्यवस्था कर दी। हाँ, एक नई अरविंद केजरीवाल का उसमें सिग्नेचर की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, नया मैकेनिज्म बना दिया, केंद्र से सीधा आपके हेड में आ जाएगा, सीधे उसी हेड में आएगा। अच्छा, मैं एक सुझाव पब्लिक की तरफ से ये दे रहा हूँ, अभी हर जिले में कंप्लेंट सेंटर होता है, चाहे कुछ भी हो। आप ये क्यों नहीं ऑफर करते कि कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, वो नहीं जा सकते, हर वार्ड में एक कंप्लेंट सेंटर एमसीडी का हो, ताकि उन्हें दूर जाकर कंप्लेंट ना करनी पड़े। ऑनलाइन और फोन पर भी व्यवस्था हो ऐसी, व्हाट्सएप पर भी। ऑनलाइन कंप्लेंट की व्यवस्था कर चुके हैं हम लोग। हाँ, मतलब व्हाट्सएप, ऑनलाइन, फोन, हर जिले में अगर हो, पर्सनल जाने भी पड़ता है कई बार, हर हमने जिले में उसको 2019 में जी हमने ये ऑनलाइन कंप्लेन की व्यवस्था कर दी है। जी लेकिन आप अभी बोल रहे हैं तो एक बार मैं पुनः बैठूंगा अपनी टीम के साथ जी, और इस इशू को और भी सशक्त कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको वादा करता हूँ इसको जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। हर वार्ड में अगर होगा तो ये आपकी बहुत बड़ी देन होगी दिल्ली की जनता को। नहीं, आपके बहुत अच्छे सुझाव है, इसको मैं नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल पर। हाँ। ये लोगों का कहना है कि खासकर बीजेपी और खासकर मनोज तिवारी जी अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े रहते हैं, और वो साहब ऐसे हैं कि चिकनी मछली की तरह हाथ से फिसल जाते हैं, जैसे मछुआरा पकड़ता है, कुछ
मछली होती है वो फिसल के भाग जाती है। आप उनको कंटेन ही नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, एक बात देखिए कि दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ से अधिक हो गई है नरेश जी। जी यहाँ बहुत आवश्यक है कि जो भी दिल्ली की सरकार हो जी वो एमसीडी के साथ सहयोग बना करके चले। जी। और दूसरी, ये बड़ी चिंता का विषय है ना कि मुख्यमंत्री जी हम्म मतलब कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखते हैं, हम्म। कोई विभाग नहीं है, ये एकमात्र हमारा स्टेट है। तो ये तो यहाँ त्यागी त्यागी है, उनको लालच नहीं है। नहीं नहीं, काम तो करना होगा ना। तो वो मॉनिटरिंग तो करते होंगे ना सर, हर डिपार्टमेंट की। नहीं, मॉनिटरिंग करना कोई मतलब नहीं है भाई साहब। एक सीएम के पास, योगी आदित्यनाथ के पास इस समय 25 मंत्रालय हैं। जी। क्या दिक्कत है आपको चलाने में? अगर आप काम ही नहीं लेंगे हम्म। तो फिर इसका मतलब आप काम चोरी कर रहे हैं। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि इनके पास क्यों नहीं रखे इन्होंने अपने पास? 100%। तभी तो सांसदों से मीटिंग कर सकते हैं ना सर। नहीं, क्यों नहीं रखे इन्होंने फिर अपने पास? अब ये इसलिए नहीं रखे होंगे कि शायद इनको काम करना नहीं है, विजन नहीं है, काम करने का इनका मन नहीं है। हम्म। लेकिन आप उनको पकड़ पाए इससे पहले वो फिसल के निकल जाते हैं हर बार, ऐसा क्यों? आपकी नहीं, पॉलिसीज में, आपकी क्योंकि स्ट्रेटेजी में कुछ कमी रह जाती है, या लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जितना सोचती है उससे 10 कदम आगे केजरीवाल सोच लेते हैं? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल को पकड़ने की है ही नहीं। हमारा तो स्ट्रेटजी दिल्ली को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दिलाने की है। हम्म और पहली बार हमने ऐसा देखा हम्म कि एक व्यक्ति, एक ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं हम्म जो वादा तो करके आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, हम्म लेकिन आज उनके मिनिस्टर और विधायक करप्शन में ही जेल में हैं। हम्म। और लगातार आप पिछले, अगर आप अपना अखबार भी उठा करके देखेंगे, नवभारत टाइम्स भी, जी। तो 6 महीने से ऐसा लगता है कि दिल्ली स्कैम सिटी बन गई है। अच्छा, ये आपने कहा, मैं दूसरी बात पर आने से पहले पूछूंगा, एक विज्ञापन चल गया जिसमें दिखाया लुटेरा केजरीवाल और वो मनीष सिसोदिया गाड़ी पर किसी फिल्म का, वो ऐसा प्रचार क्यों? अब ये लोगों ने बना के दिया है कुछ जनता ने। देखिए, ये तो सही बात है कि आप डीटीसी में हुई लूट, जल बोर्ड में हुई है लूट, स्कूलों के कंस्ट्रक्शन में हुई है लूट, शराब की नीति में हुई है लूट, तो फिर लुटेरा नहीं कहेगा लोग तो क्या कहेगा? हम तो सिर्फ जांच होने की बात कर अभी रहे हैं। 2-3 दिन पहले आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी भी कुछ शब्दों की व्याख्या करते हुए केजरीवाल जी को डरपोक शरपोक ये कह रहे थे। इस तरह का क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा जो राजनीति का स्तर में थोड़ा सा एक वो गिरावट आती है और पब्लिक में गलत इंप्रेशन जाता है दोनों ही पार्टियों का? नहीं, गौरव भाटिया जी को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पे सख्त एतराज किया है कि ऐसी भाषा मत करिए। लेकिन सभी का कहना है, गौरव भाटिया और सभी प्रवक्ताओं का, कि अब नरेंद्र मोदी जी को देशद्रोही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए। जिस नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के घर घर में उसके अगर 100 रुपया भेजा, 4,000 भेजा, 2,000 भेजा, तो 1 पैसा नहीं कटा, उनको आप देशद्रोही कहते हैं। चूल्हा जलवा दिया गैस पर उनके। हाँ, इस तरह के जो काम करते हैं। पर मनोज जी, मैं एक बात बताऊं, आप गांव देहात की पृष्ठभूमि से आते हैं, संस्कारों वाले, और मैंने देखा कि सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं बहुत। आपको नहीं लगता, आप मूल्यों वाले व्यक्ति हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम एक भाषिक स्तर को बेहतर, चाहे कितनी भी आलोचना करें, जैसे पुराने पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में होते थे, करते थे आलोचना, लेकिन एक स्तर मेंटेन होना चाहिए हर स्तर पर, चाहे वो सांसद है चाहे कोई नीचे के स्तर का है। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई साहब। मैं तो, आप देखिए, मैं जितनी बार अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया होगा, मैं बड़े सम्मान से लेता हूँ। आप आलोचना करते हैं, मैं कोई आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये शुरुआत आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही किया है। मनोज जी, आप चर्चा कर रहे थे कि आप केजरीवाल जी के बारे में बड़ा सम्मान से बोलते हैं और जितनी बार भी उनका आलोचना की है बड़े सम्मानित भाषा में की है। हम इस बात से एग्री करते हैं, आपकी भाषा, लेकिन वो एक इशू अलग था। मैं ये जानना चाहता हूं कि आगामी जब दिल्ली का चुनाव होगा या कुछ होगा, तो आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाने के लिए क्या कोशिशें आपकी चल रही हैं? देखिए, हम सबसे बड़ी हमारी कोशिश है कि हम जो कहते हैं
वो करने के लिए कोशिश करते हैं। जी नरेश जी, दिल्ली के लोग जो 5-6 प्रमुख समस्याएं हैं उससे त्रस्त हैं। जैसे दिल्ली का व्यक्ति पीने वाले पानी या साफ पानी के लिए त्रस्त है जी कि सबके घर में नल से जल चला जाए। जी हम नली के मार्फत हम घर घर में गैस दे रहे हैं। पानी कौन सी इतनी बड़ी चीज है जो हम नहीं दे सकते। जी। हमारी कोशिश वो है, जिस दिन हमको ये व्यवस्था मिलेगी हम विद इन 4 इयर्स दिल्ली को इन सारी समस्याओं से मुक्त कर देंगे। पानी की समस्या, मतलब अभी आप कहते हैं कि इनकी सरकार अप टू द मार्क काम नहीं कर रही। सर अप टू मार्क तो छोड़ दीजिए। ये जो दिल्ली में अगर आम आदमी की पार्टी को अगर मैं नंबर दूं तो ये 100% में मात्र 10% तक भी अगर ये काम कर दिए होते तो आज दिल्ली को बहुत बदलाव होता। अच्छा, मैं लास्ट के तीन सवाल और एक फरमाइश पूछता हूँ। हाँ, पहली हाँ, बात तो ये है कि आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटते हैं, सर लोहड़ी रेवड़ी। देखिए, लोहड़ी पर रेवड़ी और मूंगफली दोनों खाई जाती है, आप साथ में कोई मूंगफली क्यों नहीं बांट देते? कॉम्बिनेशन पूरा कर दीजिए। नहीं, हम तो यही कारण था कि हमने 3024 लोगों को घर दे दिया, झुग्गी के लोगों को। जी यही कारण था कि हमने 412 ढलाव घर, जो हाँ, शुरू में आपके मुंह से ढलाव निकला था ना, जी डलाव घर। बेसिकली ढलाव घर होता है जो कॉलोनियों के नुक्कड़ पे एक बिल्कुल बिल्कुल। बना होता। उसमें 700 है, मैंने 412 हम लोग खत्म कर दिए। अच्छा। और वहां पे लाइब्रेरी और सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनाना शुरू कर दिए हैं। जी सर। तो हमने तो अपनी एमसीडी के मार्फत नाले के गंदे पानी को साफ करके झील बना दी है सुंदर। हम्म। लेकिन अगर वहीं हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो जमुना जैसी सुंदर नदी को नाला बना दिए। नहीं, पर रेवड़ी की बात मैं कर रहा था सर। एक बात बताइए, ईमानदारी, रेवड़ी इसी बात को हम ईमानदारी से कहते हैं सर। सर, ईमानदारी से, हाँ जब म्यूनिसिपल काउंसिल का काउंसिलर और सबसे बड़ी पोस्ट होती है सांसद, उसी में से प्रधानमंत्री बनता है, जी, उनको 50 सुविधाएं मिल सकती हैं। तो अगर कोई सरकार आके मुझे आपको अगर बिजली पानी में छूट देती है पैसों की, तो क्या दिक्कत है? सरकार, वो आदमी, आप चाहे सड़कें बनाएं चाहे इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो पब्लिक को नहीं दिखेगा। ये जो डायरेक्ट हर महीने आपकी बचत होती है, ये दिखता है। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? आप सुविधा मिलती है। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। रेवड़ी बांटना उसको कहते हैं कि कह तो दिया मगर दिया नहीं। जी। आज दिल्ली के दुकानदारों से पूछिए कितनी बिजली की उनकी बिल आ रही है। हम्म। दिल्ली के फैक्ट्री वालों से पूछिए उनकी कितनी बिल आ लेकिन रही है। 200 यूनिट तो फ्री चल ही रहा है, हैं? घरों में 200 यूनिट तो फ्री मिल ही रहा है। दो आप जिनके घर है उनकी दुकान भी तो है, उस पर हम्म डबल क्यों कर दिया? हम्म। किसान की बिजली को कॉमर्शियल क्यों कर दिया? जी। दिल्ली में किसानों को कॉमर्शियल बिजली देनी पड़ रही है। आप देखिए और ना, जिसकी घर पंजाब में होता भी है उसका दुकान भी तो होता है ना नरेश भाई साहब। ये ठीक है सर, लेकिन पंजाब में उन्होंने यही वादा करके देखिए फुल मेजोरिटी की सरकार बना ली। अभी गुजरात और हिमाचल में भी उन्होंने ये बातें रखी और वो आगे रखते रहेंगे, और मजबूर होकर आपको भी फिर ट्रेल करना पड़ रहा है उसको। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री तक किसानों से घिरा हुआ है। जी जो किसानों का आंदोलन यहाँ पे ये दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ करता था, जी आज वो पंजाब के सीएम के हाउस को घेरा हुआ है। जी आज लोगों को जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके वेतन के लाले पड़े हुए हैं। जी। तो पंजाब मॉडल आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से समाप्त कर देगा। हमारी ये बात भी याद रहे लोगों को। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मॉडल ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, बिजली पानी के फ्री का, ठीक है ना? ये चल ही नहीं सकता क्योंकि इनकी नीयत प्लानिंग की नहीं है। मनोज जी, इनसे मेरा, अगर आप प्लान पूछेंगे जी कि भाई आपका प्लान क्या है, आप बताइए, क्या अभी तक दिल्ली पॉल्यूशन से निजात नहीं मिल सकती थी? नहीं, देखिए वो तो इंडस्ट्रियल ठीक है, वेस्ट जमुना जी से रोके नहीं जा सकते लेकिन थे? वो लोग कहते हैं ना कि भाई इन्होंने स्कूलों की दशा अच्छी की, मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, दवाइयां मिलती हैं, तो कुछ फर्क तो दिखता ही होगा आपको भी। सर, मोहल्ला क्लिनिक की जानकारी तो कोरोना में पता चल गई कि सारे कोरोना क्लिनिक बंद, अरे मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। और स्कूल? स्कूलों में 1024 स्कूल में 16 स्कूल बंद हो चुके हैं सर। नहीं नहीं, उनमें जो साफ सुथरा करके फर्नीचर, वो जो कहते हैं सुधार किया है, वो नहीं हुआ क्या?
20-25 स्कूल में किए हैं। अच्छा, लेकिन 1024 स्कूलों में आपने तो वादा किया था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे, वो किए नहीं। उस गारंटी का क्या हुआ? अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे 20 पूछना। नए कॉलेज बनाएंगे और 500 नए स्कूल बनाएंगे, इस कोई गारंटी बात का नहीं। जवाब अरविंद केजरीवाल जी हमें मुझे दीजिए। एक आखिरी सवाल पूछना है, बड़ी सच्चाई से, जैसे आप बिल्कुल सीधे साधे सच्चे व्यक्ति है ना, जी आज सच्चा सच्चा बताइएगा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? भाई साहब, कौन लीडर होगा जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता होगा? हम्म, हम कैसे कह दें कि हमारे मन में ये भावना ही नहीं होती होगी? मैं ये बहुत तो हम खुश हूँ। जिससे भी सवाल पूछा जाता है, जी। मुझे लगता है पूछने वाले से ही सोचने भाई क्यों नहीं, राजनीति में जो आएगा वो पार्षद नहीं बनना पूरा चाहेगा, विधायक आंसर नहीं वो बनना चाहेगा। मतलब संकोचवश गोलमोल लोग दे रहे थे, लेकिन मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ मनोज जी। जो मेरी भावना आपके प्रति थी ना, और सम्मान बढ़ा कि आप सच सच बोला। लेकिन इसमें ना आपके जो फैंस हैं वो एक हाँ, चीज जरूर कहते हैं, बुरा ना मानिएगा। जी जी। वो कहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की जगह इतने बड़े कलाकार भोजपुरी फिल्मों के, इनका जो प्रभाव है पूरे देश में है वैसे तो, लेकिन जो बिहार है और बिहार में जो स्थिति है आज खराब हुई पड़ी है, अगर मनोज जी वहां पर अपनी एनर्जी अपनी योग्यता लगाए तो न केवल मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। नहीं, अब बात ये है कि हम तो, पहला हमारा उद्देश्य सेवा है नरेश भाई, जी सर। और हमने अपनी बहुत बड़ी एक दुनिया छोड़ करके मैं जी। लोगों की सेवा में हूं, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर है, जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़ी सच्चाई के साथ बात कहती है, पूरा करती है। और हमें जिस दिन दिल्ली मिल गई 5 साल के लिए, हम्म। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और दिल्ली को विश्वास दिलाता हूँ कि उस 5 साल में, 4 साल में न जमुना की गंदगी का समस्या होगा, न दिल्ली के पोल्यूशन का समस्या होगा, और 1024 स्कूल, हमारे 1500 स्कूल बन जाएंगे विद इन 5 years। हम्म। इतना मैं दिल्ली से वादा करके चलता हूँ। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है कि अभी हमने सुना कि आपने जो ऑन सेट हैं एमसीडी के इलेक्शन सिर पर आए हुए हैं, उसके लिए गाना कुछ पब्लिसिटी का कंपोज किया है। तो पहले तो बताइए वो कब तक हमें गली गली में सुनने को मिलेगा, और दो चार लाइनें प्लीज हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए जरूर उसकी गुनगुना दें। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन हम लोगों को बता दें कि इसको हम गाना नहीं कहते, हम्म। इसको बेसिकली हम एक करुण पुकार कहते हैं। जी सर। और वो हम कह रहे हैं सभी लोगों से। एक गीत हमने बनाया है जो मैं आपको कह रहा हूँ, कल हम उसको रिलीज कर रहे अच्छा, हैं। लिखा भी आपने या लिखा नीलकंठ जी ने है? हाँ, इसको हमने लिखा है, और इसका जो एक होता है ना कि थॉट कंसीव किया है, वो नीलकांत बख्शी ने किया है। अच्छा। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, लोगों को तनाव नहीं लेना चाहिए। हम्म। हम लोग निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ की दिल्ली को कम से कम 20,000 बसें होनी चाहिए थी, इसमें 11,000 इलेक्ट्रिक हो। नहीं तो आप जो है वो तो ये बताइए कब तक वो गीत करुण पुकार अभी दिल्ली मैं की। आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ। हाँ, ये भी बताइए कब तक वो सुनने को मिलेगा अब इलेक्शन में? कल सवेरे 12 बजे से सुनने को मिलेगा। प्लीज दो तीन लाइनें। 2 लाइन उसकी सुनाता आपकी हूँ बात बड़ी मधुर है ना। कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी को सेवक बनाए रखना, ये हमारी पुकार है नरेश मनोज भाई। जी, एक बात मुझे कहनी पड़ेगी आपकी तारीफ में, आप इन स्टूडियो हो आउट स्टूडियो हो, एक आवाज और जो मीटर और मतलब मैं चार लाइनें और वो भी पॉलिटिकल गाना उस पर भी आपने इतना कमाल कर दिया, बहुत मुबारक हो। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपकी पार्टी और आपके एफर्ट्स के लिए एमसीडी में चुनावों के लिए, और आपने हमें समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, प्रख्यात कलाकार और गायक मनोज तिवारी, जिन्होंने बड़ी सफाई से ये कहा कि वो एमसीडी में दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ किया है। कचरे का पहाड़ जो एक मुद्दा बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से इन चुनावों में, उस पर भी उन्होंने जवाब दिए, और ये भी कहा कि ना तो दिल्ली सरकार जनता के लिए कुछ कर रही है और ना ही इसकी योजनाएं ज़्यादा समय तक कारगर रहेंगी। इतनी ही ईमानदारी से उन्होंने ये भी मान लिया
कि वो भी दिल्ली के आगामी मुख्यमंत्री बनने का सपना रखते हैं। तो ये थे मनोज तिवारी। अगले कार्यक्रम में किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।